की एक बहुत ही प्रसिद्ध कविता, लघु कविता है, छोटी सी कविता है और बहुत प्रसिद्ध कविता है, रोटी और संसद। यह जो कविता है धूमिल के काव्य संग्रह संसद से सड़क तक, यह कविता मूल रूप से उनके काव्य संग्रह संसद से सड़क तक में संग्रहित है, जिसका प्रकाशन हुआ था 1972 में। धूमिल ऐसे कवि हैं जो लगातार आज़ादी के बाद से लोकतंत्र की असफलता और शासन तंत्र में जो कमियां रही हैं उसको लेकर सीधा सवाल पूछते रहे हैं। आम आदमी की भाषा में आम आदमी के मर्म को, आम आदमी के सवालों को बहुत मजबूती से उठाने वाले कवि हैं धूमिल। इस रोटी और संसद कविता में भी वो उन्हीं सवालों को उठाते हैं, व्यंग करते हैं राजनीति पे, शासन तंत्र पे। आज़ादी के बाद देश को जो उम्मीदें थी उस लोकतंत्र से, उस शासन तंत्र से, आम आदमी के उत्थान की जो परिकल्पना थी वो किस तरह से धराशायी हो गई। लोकतंत्र के मंदिर में बैठने वाले हमारे अपने ही लोग, जिन्हें चुनकर हमने जनता की भलाई, जनता की सेवा और जनता के हितों की रक्षा करने के लिए जिन्हें हमने चुन करके भेजा था, वो वहां जाकर कैसे लुटेरे हो गए, कैसे भ्रष्ट हो गए और उनका एक ही धर्म बच गया, ईमानदारी से चोरी धर्म को निभाना। एक ही धर्म था उनका। किसानों की जो दुर्दशा हुई, पूंजीपतियों ने किस तरह से शोषण किया, ठीक है। तो ये जो तमाम तरह के मुद्दे थे, उन मुद्दों पे धूमिल हमेशा से मुखरित होते रहे हैं और कड़े सवाल पूछते रहे हैं। ये कविता रोटी और संसद, रोटी प्रतीक है, मनुष्य के जीवन अधिकारों का प्रतीक है, रोजगार का प्रतीक है ना, उसके मूल्यों का प्रतीक है। और संसद वह संसद है, लोकतंत्र का वह मंदिर है जहां पे नेतागण बैठकर, हमारे चुने हुए प्रतिनिधि बैठकर आम आदमी के, जनता के उन्हीं अधिकारों, उन्हीं मूल्यों और उन्हीं रोजगारों के बारे में गंभीरता से चिंतन करने का उनका दायित्व है, सोचने का दायित्व है। लेकिन वो कहां तक परिणत हुआ, क्या चीजें हुई, इसी को लेकर के ये कविता सवाल खड़ी करती है आम आदमी की भाषा में, बहुत सहज तरीके से। तो इस कविता में 3 वर्गों की बात कर रहे हैं। एक किसान और मजदूर वर्ग है हमारा, ठीक है। दूसरा वर्ग है पूंजीपतियों का वर्ग जो कि शोषण करता है, शोषक वर्ग है। और तीसरा वर्ग है हमारे नेतागण का, महान नायकों का। कविता बहुत सरलता से इन तीनों का चित्र खींचती है और हमारे सामने एक बहुत ही जीवंत प्रश्न खड़ा करती है। कविता पहले हम पढ़ते हैं, फिर उसकी हम व्याख्या करते हैं। चलिए अब कविता साथ में पढ़ते हैं, ठीक है। एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूँ यह तीसरा आदमी कौन है, मेरे देश की संसद कौन है। पहली पंक्ति देखिए, यह एक आदमी रोटी बेलता है। रोटी बेलना मतलब रोटी पैदा करना, वो बेलना नहीं है मतलब कि घर में बैठ के किचन में और रोटी बेल रहे हैं, ठीक है। वो दृश्य मत समझिएगा। जैसे ही ये पंक्ति आए तो दृश्य समझिएगा उस किसान का जो अपने मेहनत, अपने पसीने और अपने संघर्ष से सबके लिए रोटी पैदा करता है। वह श्रमिक वर्ग जिसके बगैर किसी का पेट नहीं भर सकता है। तो पहला चित्र उस किसान और उस मजदूर का है। और अब किसान रहे नहीं, किसान मजदूर में तब्दील होते जा रहे हैं, क्योंकि खेती से जो स्थिति आ रही है, किसानों की जो स्थिति है, आप सब जान रहे हैं, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तो एक आदमी रोटी बेलता है, यह किसान वर्ग है, यह वह मजदूर वर्ग है जो सबके लिए रोटी पैदा करता है, अन्न उपजाता है अपने कड़े परिश्रम से, श्रम से, संघर्ष से, और रोटी पैदा करता है। एक आदमी रोटी खाता है। अब रोटी खाने का मतलब ये मत समझिए कि कोई एक ही आदमी है जो रोटी खाता है। रोटी तो हम सब खाते हैं, भोजन करना अलग बात है। लेकिन ये रोटी खाना क्या है? यह रोटी खाना प्रतीकात्मक अर्थों में यह है कि किसान की उपजाई हुई फसल, किसान के पैदा किए गए अनाज का असली मुनाफा किसान नहीं ले पाता है, कोई और ले जाता है। और वह वर्ग कौन है? पूंजीपतियों का वर्ग है, शोषकों का वर्ग है, जिन्हें किसानी के संघर्ष से कोई मतलब नहीं। लेकिन उनके पास ऐसे तिकड़म है, भाई फसल ही नहीं खरीदते हैं, मजबूर होकर किसान को फसलों के दाम नीचे गिराने होते हैं और वो ले जाते हैं उन फसलों को। आपको पता होगा, कई बार आप खबरों में देखते होंगे कि किसानों को खरीदार नहीं मिले तो सड़कों पे सब्जियां फेंकी गई,
ठीक है ना, आलू फेंके गए, सेब फेंके गए, अभी ये स्थिति आप देख रहे हैं। तो ये जो दूसरा वर्ग है वह पूंजीपतियों का वर्ग है, जो श्रम नहीं करता, मेहनत नहीं करता है, लेकिन दूसरे के मेहनत को कितनी आसानी से और 60 गांठ से, ठीक है, उस मेहनत का मुनाफा कौन खाता है? वह पूंजीपति वर्ग है, जिसे हम शोषक वर्ग भी कह सकते हैं। और वह अकेले नहीं खाता है, उसके ऊपर किसी का हाथ है। आई बात समझ में ना? और किसका हाथ है आगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो पहला वर्ग स्पष्ट हो गया, किसान, मेहनत कश मजदूर, जो सबके लिए रोटी पैदा करता है। दूसरा वर्ग वह पूंजीपति, शोषक वर्ग, जो किसान और मजदूरों की मेहनत का लाभ ले जाता है और विवश है किसान, उसके पास और कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। अब देखो क्या कहता है, एक तीसरा आदमी भी है, ये एक विशेष किस्म का आदमी है, एक विशेष प्राणी है, जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूं वह तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। जब ये सवाल पूछता है कि वह तीसरा आदमी कौन है, तो देश की संसद क्या है? चुप हो जाती है, मौन है, उसके पास कोई जवाब नहीं है। क्यों? क्योंकि वह तीसरा आदमी उसी संसद में बैठा हुआ आदमी है। तो संसद जवाब कैसे देगी, बताएगी कौन कि वह तीसरा आदमी कौन है? क्योंकि उस संसद के मंदिर में बैठने वाला आदमी भी वह तीसरा आदमी वही है, जो भ्रष्ट नेता है, जो भ्रष्ट शासन को अंजाम देता है, जिसकी जिम्मेदारी थी कि जनता के हितों की रक्षा करना, जिसकी जिम्मेदारी थी कि जनता की जो रोटी है ना, उसके साथ सही न्याय हो सके, उसकी हिफाजत करना। लेकिन वही व्यक्ति जब भ्रष्ट हो जाएगा, वही व्यक्ति जब बेईमान हो जाएगा, तो जवाब कौन देगा? आई बात समझ में ना? संसद में बैठकर जनता के हितों के बारे में चिंतन, जनता के अधिकारों के बारे में सोचना, जनता भूखमरी, बेरोजगारी, इन सब चीजों से बच सके, हर व्यक्ति को न्याय दिलाया जा सके, अंतिम से अंतिम पंक्ति में खड़े हुए देश के हर एक नागरिक की सही व्यवस्था की जा सके ना, उसको एक अच्छा जीवन दिया जा सके, इसका चिंतन होता है इस संसद भवन में बैठकर। लेकिन चिंतन करने वाला व्यक्ति ही जब स्वार्थी हो जाएगा, चिंतन करने वाला व्यक्ति ही सिर्फ अपने बारे में सोचेगा, किसी और के बारे में नहीं सोचेगा, तो संसद के पास कोई जवाब नहीं होगा। इसलिए कहता है, मैं पूछता हूं वह तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद कौन है? जनता की समस्याओं से संसद में बैठे हुए आदमी को कोई मतलब नहीं है। इसलिए सवाल पूछने पर देश की संसद मौन हो जाती है, कविता खत्म हो जाती है। लेकिन ऐसे कहते हैं ना, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर, कि छोटी सी कविता है, लेकिन देश, समाज, राजनीति, किसानों के जीवन, पूंजीपतियों का चरित्र, इन सब का जीवंत चित्रण ये कविता कर देती है, ठीक है। तो मजदूरों और किसानों की जो वास्तविक स्थिति है उसका चित्रण हुआ है, पूंजीपतियों और शोषक वर्ग का जो चरित्र है उसका चित्रण किया है कवि ने, और अंत में उस व्यक्ति का चित्रण किया है जो व्यक्ति क्या करता है? जनता की रोटी से खेलता है, जनता के अधिकारों से खेलता है। और वह आदमी कौन है? हमारे ही जनतंत्र में बैठे हुए हमारे नेता। अंत में ये सवाल उठता है कि कवि ने आखिर इस कविता का शीर्षक रोटी और संसद ही क्यों दी? रोटी प्रतीक है जनता के अधिकारों का, रोटी प्रतीक है जनता के जीवन का। उस जीवन में सारी चीज़ें आ जाती हैं, समुचित व्यवस्था आ जाती है, उसके अधिकार आ जाते हैं, उसके मूल्य आ जाते हैं। और संसद हर व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा हो सके, हर व्यक्ति को उसके जीवन के हिसाब से सही सम्मान मिल सके, उसके साथ न्याय किया जा सके, जनतंत्र में संसद का काम वह होता है। तो संसद क्या करती है? संसद देखती है, वह व्यवस्था है जहां लोक कल्याण, जन भावनाओं के कल्याण, जनता के हितों की बात होती है, जनता के हितों का चिंतन वहां पे होता है। लेकिन वह संसद उस रास्ते से भटक गई है, क्योंकि उसका असली काम कुछ और हो गया है और उस रोटी की सही हिफाजत नहीं हो पा रही है जैसे कि होनी थी। यही कारण है कि आज भी देश में भूखमरी, बेरोजगारी, तमाम तरह की समस्याएं हैं, लेकिन उस संसद पे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आपको पता है इतना हंगामा हो रहा है कि कोविड से इतने लोग मरते हैं, आप आंकड़े उठा करके देखिए कि भूखमरी से कितने बच्चे मर जाते हैं, ठीक है ना।
कहाँ है वो संसद? किसान आत्महत्या कर लेते हैं, कर्ज में डूब करके मर जाते हैं, कहाँ होती है वो संसद? कहाँ खो जाते हैं वो सारे लोग? इसलिए रोटी और संसद को दोनों के प्रतीक के रूप में लिखा, किसानों और मजदूरों की दशा का चित्रण किया, भ्रष्ट राजनीतिज्ञों का चित्रण किया और करारा व्यंग किया और सवाल पूछा अंत में, मैं पूछता हूँ यह तीसरा आदमी कौन है? वह भ्रष्ट इंसान कौन है? और उत्तर आता है, मेरे देश की संसद मौन है। चुप्पी, मौन होना स्वीकृति का लक्षण है। संसद मौन हो जाती है, अंततः वह स्वीकार कर लेती है कि वह भ्रष्ट, वह बेईमान, वह अन्यायी इसी संसद जनतंत्र के इसी मंदिर में बैठा हुआ आदमी है। इसलिए कहा रोटी और संसद। आगे बात समझ में?